हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, मेरा नाम है समता और क्लास 12th में आपका चैप्टर चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वंशागति का आणविक आधार। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, तो इसके हम क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। कल के सेशन में हमने कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए थे और कुछ हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस किए थे, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमने देखे थे। हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को हम आगे थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 6 है जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्लास 12th का चैप्टर है। ये आपका जो 7th यूनिट है उसका दूसरा चैप्टर है और इस चैप्टर में वंशागति का आणविक आधार, इस चैप्टर में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया गया। बहुत सारे जैसे मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या उसका बेस है, आणविक आधार जो कि डीएनए है, उसके बारे में अच्छी तरह से बताया गया। तो अभी क्या करना है, हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ न्यूक्लियस द नंबर ऑफ राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स इज 10 times the number of deoxy into 10 ribonucleoside triphosphates, but only deoxyribonucleotides are added during the DNA replication. तो क्या मैकेनिज्म है, सजेस्ट अ मैकेनिज्म, है ना। आंसर में क्या लिखेंगे, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम is highly specific to recognize only deoxyribonucleoside triphosphates, है ना। Therefore, it cannot hold RNA beta nucleotides. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सा है आपका। नेम ऑफ फ्यू एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन अदर देन डीएनए पॉलीमरेज एंड लाइगेज, यानी कि कुछ एंजाइम्स के नाम आपको बताने हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनमें डीएनए पॉलीमरेज और लाइगेज का नाम आपको नहीं बताना है ना। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका नाम नहीं बताना है, उसके अलावा जो बचे हुए हैं उनका नाम आपको बताना है। नेम द की फंक्शंस फॉर ईच ऑफ देम, और हर उस एंजाइम का आपको फंक्शन यानी कि कार्य भी बताना है ना। तो द एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन अदर देन डीएनए पॉलीमरेज एंड लाइगेज आर लिस्टेड बिलो विद देयर फंक्शंस। हेलिकेज, सबसे पहला एंजाइम का नाम क्या बताया गया, हेलिकेज। हेलिकेज क्या करता है, ओपन द हेलिक्स, यानी कि जो डबल हेलिक्स आपका डीएनए का 2 स्ट्रैंड का हेलिक्स बना हुआ है, उस हेलिक्स को ओपन करने का काम कौन करता है, हेलिकेज करता है। दूसरा नंबर क्या है, तो पॉइसोमेरेजेस, ये क्या करता है, सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए को रिमूव करता है। तीसरा है प्राइमेज, वो क्या करता है, सिंथेसाइजेज आरएनए प्राइमर, ठीक है। और चौथा है आपका टीलोमेरेज, ये क्या करता है, टू सिंथेसाइज द डीएनए ऑफ टीलोमेरिक एंड ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना। तो ये सभी बच्चे क्या करेंगे, साथ साथ आपको जो भी लग रहा है कि नहीं याद हुआ या नहीं तैयार हो पाया, उसको आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 3 वायरसेस विच हैव आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। आपको 3 वायरसेस के नाम बताने हैं जो आपका जिसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए पाया जाता है ना। इन सम वायरसेस आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, और क्या क्या लिखेंगे उनके आपको नाम लिखने हैं, है ना। तो 3 वायरसेस के नाम हैं, आई थिंक आप उससे ज्यादा भी जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप टोबैको मोज़ैक वायरस का नाम लिख सकते हैं। टोबैको मोज़ैक वायरस जो कि आपका तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, और आपका एचआईवी, इन्फ्लुएंजा वायरस, एटसेट्रा। आप यहाँ पे अब सार्स कोविड भी लिख सकते हैं, है ना। आप सभी को पता है कि कोरोना जब फैल रहा था तो उसमें भी जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या मौजूद था, आरएनए ही प्रेजेंट था। नेक्स्ट देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आप देख रहे हैं कि 7-8 लाइन लिखेंगे, मतलब इससे बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है, 7-8 लाइन इज सफिशिएंट।
डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशन इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ्स का एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बहुत ब्रीफ में पढ़ा दिया था। डिस्कस हाउ इट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। किस तरह से ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट जो है वो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए के आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल रहा, वो आपको इसमें बताना है। आंसर में क्या लिखेंगे? इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट यानी ग्रिफिथ्स के एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी डिफाइंड एज अ चेंज इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय पिकिंग आउट अ डीएनए फ्रॉम द एनवायरमेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में क्या बताया कि जो है डेड ऑर्गेनिज्म में से डीएनए का जो है एनवायरमेंट से डीएनए ले लिया गया और उसके बाद फिर उसको डिफाइन करना था। कैसे? ट्रांसफॉर्मेशन हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। ट्रांसफॉर्मेशन ने हेल्प किया जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए के आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। व्हेन हीट वाज यूज्ड टू किल द वायरुलेंट बैक्टीरिया, जब तापमान यानी हीट का इस्तेमाल किया गया वायरुलेंट बैक्टीरिया यानी कि इन्फेक्शियस बैक्टीरिया को किल करने के लिए, तो दे डाइड, मतलब वो तो मर गए बट नॉट देयर जेनेटिक मटेरियल। तो वो तो खत्म हो गए लेकिन उनका अनुवांशिक पदार्थ खत्म नहीं हुआ, जो कि क्या था? डीएनए था। दिस डीएनए व्हेन पिक्ड अप बाय नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया मेड देम कैपेबल ऑफ कॉजिंग इन्फेक्शन। और उसके बाद जब दोनों को मिक्स करा गया तो वो डीएनए जो मरे हुए उसके डाइड उसके अंदर था, वो नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया के साथ जब उसको यूज किया गया तो जो नॉन इन्फेक्शियस था उसके साथ मरे हुए उसका जेनेटिक मटेरियल जब यूज किया गया तो क्या हुआ? इन्फेक्शन कॉज हुआ, है ना। तो अब क्या हुआ? सिंस एबिलिटी टू कॉज इन्फेक्शन कुड बी पास्ड ऑन बाय दीज ऑर्गेनिजम्स टू देयर प्रोजेनी, यानी कि जो एबिलिटी है इन्फेक्शन करने की वो खुद से प्रोजेनी में ट्रांसफर हो सकती। इट वॉज कंक्लूडेड दैट डीएनए वॉज द मटेरियल दैट वॉज इनहेरिटेड। तो तब ये निष्कर्ष निकाला गया क्या कि वो जो मटेरियल ट्रांसफर हुआ था वो कौन सा था? वो था डीएनए, है ना। नेक्स्ट, इसको हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं ना। ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट को ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रिवील्ड बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स, है ना। आपको वैज्ञानिकों के नाम बताने हैं। आंसर में लिखेंगे ओसवाल्ड, अवेरी, कोलिन मैक्लियोड, मैकलिन मैककार्टी revealed biochemical nature of the transforming principle. They reported, यानी इन वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट दी, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट in an in vitro system in order to determine biochemical nature of transforming principle. ठीक है। They reported that DNA from the heat killed S-type bacteria. उन्होंने क्या रिपोर्ट किया कि डीएनए फ्रॉम द हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया कॉज्ड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉन वायरुलेंट आर टाइप बैक्टीरिया इनटू वायरुलेंट एस टाइप बैक्टीरिया। जब हीट के कारण उसको मार दिया गया उसके बाद भी वायरुलेंट एस टाइप बैक्टीरिया में जो आर टाइप नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया था उसको एस टाइप बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीएजेज एंड आरएनएज डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन while DNAs inhibited the process. उन्होंने ये भी बोला कि प्रोटीएजेज और आरएनएजेज जो हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन को किसी तरीके से अफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन डीएनए जो है वो इनहिबिट हो जाता है इस प्रोसेस में, मतलब ट्रांसफर हो जाता है अगली पीढ़ी में। दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो इन वैज्ञानिकों ने मिलकर के क्या निष्कर्ष निकाला कि जो अनुवांशिक पदार्थ है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो क्या है? डीएनए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिफाइन अ सिस्ट्रॉन, गिविंग एग्जाम्पल्स डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आप सिस्ट्रॉन को डिफाइन करने को बोला गया है, आपको एग्जाम्पल्स के साथ डिफरेंशिएट करना है मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक यूनिट को। ठीक है। आंसर लिखेंगे। अ सिस्ट्रॉन इज stretch of base sequences that codes for one polypeptide chain including adjacent control regions.
सिस्ट्रॉन क्या है? स्ट्रेच है बेस सीक्वेंसेस का, और जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन को उसके कंट्रोल रीजन में क्या करता है? कोड करता है. इट मे ऑल्सो कोड फॉर tRNA, rRNA molecule or may perform other specific function including regulating functions of other सिस्ट्रॉन्स. तो मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक यूनिट क्या होती है, इसके बारे में आपको बोलना है. तो लिखेंगे दिस टर्म हैज रिप्लेस्ड द डेफिनेशन ऑफ अ जीन. ये टर्म जो है उसने जीन की डेफिनेशन को बदल दिया है ना. मोनोसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट विल हैव ऑल द रेगुलेटरी एंड कोडिंग सीक्वेंसेस फॉर अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड, whereas polycistronic may have coding sequences for more than one polypeptide. मोनोसिस्ट्रॉनिक जो ट्रांसक्रिप्शन था यूनिट, वो उसको जो है ना क्या, हर एक केवल सिंगल पॉलीपेप्टाइड के लिए वो कोडिंग या रेगुलेटरी सीक्वेंस कर रहा था. लेकिन जहां पॉलीसिस्ट्रॉनिक की बात आई तो वहां पे एक से ज्यादा, मतलब एक या एक से दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड के कोडिंग सीक्वेंसेस को रेगुलेट कर रहा था. तो अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स ऑलमोस्ट ऑल द मैसेंजर आरएनएज are monocistronic. In prokaryotes, lack operon coding sequence would be an example of polycistronic DNA region. ये हो गया. आगे बढ़ेंगे. Give any 6 features of the human genome. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको इसको क्वेश्चन आंसर में कवर करवा दूंगी. तो ये प्रश्न है आपके सामने. गिव एनी 6 फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम. आंसर में लिखेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम. द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस. पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे ह्यूमन जीनोम contains 3164.7 million nucleotide bases. Point number 2 लिखेंगे the average gene consists of 30,000, the largest no human gene being dystrophin at 2.4 million bases. Point number 3 लिखेंगे the total number of genes is estimated to be 30,000 and 99.9% nucleotide bases are exactly the same in all people. है ना. टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो है वो लगभग 30,000 के करीब देखे गए हैं और 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसेस जो है उनमें सब में एक समान होते हैं सामान्य तौर पर. फोर्थ पॉइंट लिखेंगे द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ दिस डिस्कवर्ड जीन. 50% से ज्यादा जो जीन्स डिस्कवर्ड किए गए हैं उनका क्या फंक्शन है वो अभी तक अननोन है. 5 लिखेंगे लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन्स. मतलब ये बता रहा है कि केवल 2% से या उससे कम ही जीनोम कोड करते हैं प्रोटीन के लिए. ठीक है. 6 लिखेंगे द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स लार्ज रिपीटेड सीक्वेंसेस. ह्यूमन जीनोम जो है वो लार्ज रिपीटेड सीक्वेंसेस दिखाई पड़ता है उसमें. 7th लिखेंगे द रिपीटेड सीक्वेंस इज थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शंस बट दे थ्रो लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स, डायनामिक्स एंड इवोल्यूशन. जो ये रिपीटेड सीक्वेंस हैं डायरेक्ट कोडिंग का कार्य इसका नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर उसके डायनेमिक्स और इवोल्यूशन के बारे में सही इंफॉर्मेशन देते हैं, मतलब उस पर प्रकाश डालने का काम है इनका. पॉइंट नंबर 8 लिखेंगे क्रोमोसोम हैज मोस्ट जीन्स 2968 एंड द Y हैज द फ्यूएस्ट जीन्स. है ना. क्रोमोसोम जो है आपका सबसे ज्यादा जीन्स किसके पास होते हैं, 2963 होते हैं सभी सामान्य जीन्स में, और Y पर केवल कुछ जीन्स होते हैं यानी 231. Scientists have identified about 1.4 million locations where single base DNA sequence differences called SNPs. SNPs का फुल फॉर्म क्या है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म अकर इन ह्यूमंस. मनुष्यों में ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है. नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन व्हाई इज इट दैट द एंटायर मॉलिक्यूल डज नॉट ओपन इन वन गो. एक्सप्लेन रेप्लिकेशन फोर्क.
What are the two functions that the monomers play? है ना, रेप्लिकेशन के दौरान पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक साथ एक ही झटके में खुल क्यों नहीं जाता है, रेप्लिकेशन फोर्क को एक्सप्लेन करने को बोला गया है। और आपको दो फंक्शंस लिखने हैं पॉलीमर्स के, कि पॉलीमर्स के दो कौन से फंक्शन हैं। While replicating, जब रेप्लिकेशन हो रहा होता है, the entire DNA molecule to keep the whole molecule stabilized does not open in one go because it would be highly expensive energetically. Actually, unwinding creates tension in the molecule as uncoiled parts. क्या होता है? Actually, unwinding creates tension in the molecule as uncoiled parts start forming supercoils due to the interaction of exposed nucleotides. क्या लिखेंगे? Instead of helicase enzyme acts on the double strand at ORI. ORI site मतलब origin of replication site and a small stretch is unzipped. है ना, तो छोटा सा स्ट्रेच उसमें अनजिप्ड रह जाता, मतलब वो खुलता नहीं है। इमीडिएटली इट इज हेल्ड एंड स्टेबलाइज्ड बाय सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, और इमीडिएटली वो स्टेबलाइज किया जाता है किसके द्वारा? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स के द्वारा। स्लोली यानी कि धीरे धीरे, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की मदद से एक्सपोज्ड स्ट्रैंड्स आर कॉपीड एज अ पॉइंट ऑफ अनवाइंडिंग मूव्स एंड अहेड इन बोथ डायरेक्शंस। अब वो क्या करता है? इट गिव्स एन अपीयरेंस ऑफ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फोर्क। वाई शेप्ड एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं, और इसके दो मुख्य काम क्या हैं? मोनोमर्स यूनिट ऑफ एनटीपीज, क्या कार्य है उनका? दे पेयर अप विद एक्सपोज्ड न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड मेक फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस एंड रिलीज अ पायरोफॉस्फेट। दूसरा है हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस pyrophosphate by enzyme pyrophosphatase releases energy that will facilitate making hydrogen bonds between free nucleotides and bases of the template strand. Next question देखेंगे, retroviruses do not follow central dogma, है ना, आप सभी ने सेंट्रल डोग्मा के बारे में पढ़ा था, तो कमेंट करना है उस पर आपको। तो आंसर में क्या लिखेंगे? retroviruses do not follow central dogma of biology because central dogma क्या है? DNA then RNA then protein का synthesis, because their genetic material is not DNA, क्योंकि उनका genetic material जो है वो DNA नहीं होता है। Instead they have RNA that is converted to DNA by the enzyme reverse transcriptase, है ना, बल्कि उनके पास जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या होता है? आरएनए होता है जो डीएनए में कन्वर्ट होता है। कौन से एंजाइम के द्वारा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन एन एक्सपेरिमेंट डीएनए इज ट्रीटेड विद द कंपाउंड which tends to place itself amongst the stacks of nitrogenous base pairs. As a result of this, the distance between two consecutive base increases from 0.34 to 0.44 nanometer. Calculate the length of DNA double helix which has 2 into 10 to the power 9 base pairs in the presence of saturating of this compound. आंसर में लिखेंगे द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स कितना है? 2 into 10 to the power 9 into 0.44 into 10 to the power minus 9 base pairs. लेंथ डीएनए डबल हेलिक्स का लिखा आपने। क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट वुड हैपन इफ स्टोन्स वर टू बी मैचुरेटेड एंड मेड रिच इन एसिडिक अमीनो एसिड्स such as aspartic acid and glutamic acid in place of basic amino acids such as lysine and arginine. पूछा ये जा रहा है कि अगर जो आपका हिस्टोन प्रोटीन है उसमें लाइसिन और अर्जिनिन की जगह पे एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड हो जो एसिडिक होता है ज्यादा नेचर में, तो क्या होगा? आंसर में लिखेंगे इफ हिस्टोन्स वर मैचुरेटेड and made rich in acidic amino acids
they will not be able to serve the purpose of keeping the DNA coiled around them, है ना. दिस इज बिकॉज डीएनए इज निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल. आप सभी को पता है डीएनए जो है वो नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल होता है और हिस्टोन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं बिकॉज ऑफ बेसिक एमिनो एसिड्स, है ना. क्योंकि उनमें जो एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं लाइसिन और आर्जिनिन, वो कैसे हैं, वो क्षारीय हैं अपने स्वभाव में. सो दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, तो अट्रैक्ट होते हैं. इफ हिस्टोन्स बिकम निगेटिवली चार्ज, अगर हिस्टोन्स भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएं तो क्या होगा, वो जुड़ने के बजाय क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी कि दूर भागेंगे, है ना. तो अगर डीएनए और उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो उनको पैकेजिंग करना है तो हिस्टोन्स को कैसा है, पॉजिटिव चार्ज ही होना होगा और डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो नेगेटिवली चार्ज होता है. द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स वुड नॉट हैपन, तो यूकैरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग जो है वो संभव नहीं हो पाएगी और अगर ऐसा हुआ तो क्रोमैटिन फाइबर भी बनेंगे नहीं, वुड नॉट बी फॉर्म्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12. देयर इज ओनली वन पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स when deducted from a given nucleotides, but multiple nucleotides sequence can be deducted from a single amino acid sequence. इस फिनोमेना को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. आंसर में लिखेंगे some amino acids are coded by more than one codon known as regeneracy of codons. On deducting a nucleotide sequence from an amino acid sequence, multiple nucleotide sequence will be obtained, है ना. कौन कौन सा, आइसोल्यूसिन हैज 3 कोडन्स, AUU, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, है ना. इसका कोई ट्रिक नहीं है याद करने का, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि आपको कोड्स का नाम याद करना पड़ेगा, उसको आपको यहाँ पे लिखना है. कॉम्बिनेशन AUG AUU का कॉम्बिनेशन, AUG AUC का कॉम्बिनेशन और AUG AUA का कॉम्बिनेशन. एंड इफ वी डिडक्ट amnion acid sequence from the above nucleotide sequences, all the three will code for MET-LLE. तो ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं बच्चों, इन क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, low level of expression of lac operon occurs at all the time, है ना. low level of expression of lac operon occurs at all the time. इस लॉजिक को, इस घटना के पीछे जो लॉजिक है उसको एक्सप्लेन करना है आपको. आंसर में क्या लिखेंगे, इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ lac operon, permeases will not be synthesized, which is essential for transport of lactose from medium into the cells. And if lactose cannot be transported into the cell, then it cannot act as inducers, cannot relieve the lac operon from its repressed state. Next question देखेंगे, would it be appropriate to use DNA probes such as VNTR in DNA fingerprinting of a bacteriophage? आंसर में लिखेंगे, bacteriophage does not have repetitive sequences such as VNTRs in its genome. बैक्टीरियोफेज में कोई भी रेपिटेटिव सीक्वेंसेस नहीं होते हैं, है ना. एज इट्स जीनोम इज वेरी स्मॉल, उसका जीनोम जो बहुत छोटा होता है, एंड हैव ऑल द कोडिंग सीक्वेंसेस, उस पे सारे कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज नॉट डन फॉर फेजेस. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो इन फेजेस के लिए नहीं होती. एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्यूरिंग इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए अ रिसर्चर यूज्ड 2,3-dideoxycytidine ट्राइफॉस्फेट एज रॉ न्यूक्लियोटाइड इन प्लेस ऑफ 2-deoxycytidine. तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या बनेंगे, है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया. आंसर में क्या लिखेंगे, फर्दर पॉलीमराइजेशन वुड नॉट अकर, आगे और पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, एज द 3-hydroxy OH ऑन शुगर इज नॉट देयर टू एड अ न्यू न्यूक्लियोटाइड फॉर फॉर्मिंग ईस्टर बॉन्ड. क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे,
That background information did Watson and Crick have made available for developing a model of DNA? वॉटसन और क्रिक ने जो डीएनए का मॉडल डेवलप करा था उसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपको देना है. व्हाट वाज देयर कंट्रीब्यूशन, और उनका क्या कंट्रीब्यूशन था डीएनए मॉडल डेवलप करने में. किसका किसका, वॉटसन और क्रिक का, है ना. तो आप ध्यान करेंगे कि आपने क्या पढ़ा था. वॉटसन एंड क्रिक हैड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस व्हिच हेल्प देम टू डेवलप अ मॉडल ऑफ डीएनए. वॉटसन और क्रिक ने क्या किया, कुछ इंफॉर्मेशन निकाली थी. क्या क्या निकाली थी. एक तो चारगाव्स लॉ सजेस्टिंग, क्या निकाला था कि ए वाले नाइट्रोजनस बेस के साथ हमेशा टी का जोड़ा बनेगा और सी के साथ आपका जी का जोड़ा बनेगा, यानी कि एडेनिन के साथ थायमिन और साइटोसिन के साथ गुआनिन ही होगा, है ना. विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन का वर्क क्या था कि डीएनए क्रिस्टल्स जो एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज अबाउट डीएनए फिजिकल स्ट्रक्चर, डीएनए के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन का वर्क था. उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से उसको बताया था और डीएनए के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, है ना. तो इन दोनों के आधार पर वॉटसन और क्रिक ने क्या प्रतिपादित किया, क्या मतलब प्रपोज किया उन्होंने कि पैटर्न ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स. नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर बी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, और ऑप्शन नंबर सी म्यूटेशन थ्रू टॉटोमेरिज्म, है ना. तो ये सब केवल हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं. अब देखिए ये क्वेश्चंस आपके हिंदी मीडियम में भी आ सकते हैं. जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, उनका क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आएगा. तो वो आप अपनी जगह पे तय कर सकते हैं कि आपको किस भाषा में लिखना है. अगर आपको हिंदी में लिखना था तो आपको मैं हर क्वेश्चन और उसका आंसर हिंदी में भी बता रही हूँ, तो आप उसको नोट कर सकते हैं अगर आपको आवश्यकता है तो. और नहीं तो इंग्लिश में आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, आप उसको भी नोट कर सकते हैं, है ना. अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हम देखेंगे किस तरीके से आते हैं, क्योंकि ये आपको नोट, यू डोंट हैव टू नोट दीज क्वेश्चंस. इसके बारे में केवल हम चर्चा करेंगे, समझेंगे. जैसे एक मान लो क्वेश्चन पूछा जाता है, गिव एन अकाउंट ऑफ हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, व्हाट डिड इट कंक्लूसिवली प्रूव. वो क्या प्रूव करता है. इफ बोथ डीएनए एंड प्रोटीन्स कंटेन्ड फॉस्फोरस, अगर हर डीएनए और प्रोटीन्स में फॉस्फोरस होता है और सल्फर होता है, डू यू थिंक द रिजल्ट वुड हैव बीन द सेम. तो क्या आपको लगता है कि जो रिजल्ट होगा वो तब भी एक समान ही होगा, है ना. तो ये वाला पूरा का पूरा आपको चार्ट बनाना पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि बायो में आपको पता है कि डायग्राम से आपको मार्क्स जो है वो ऑब्टेन करने में बहुत हेल्प मिलती है. तो आंसर में लिखेंगे हर्शे एंड चेज कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन बैक्टीरियोफेज टू प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. हर्शे और चेज ने बैक्टीरियोफेज पर एक्सपेरिमेंट किए थे, किस चीज को साबित करने के लिए, ये साबित करने के लिए कि डीएनए जो है वो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है ना. ये वाला डायग्राम पूरा बनाएंगे हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट के लिए, जिसमें आप ऐसे शो करेंगे, इन्फेक्शन को शो करेंगे, ब्लेंडिंग को, सेंट्रीफ्यूगेशन को, सबको शो करेंगे. उसके बाद रिजल्ट आप दिखाएंगे. एक में रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट में बनता है, एक नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट होती है सुपरनेटेंट में. और ये डायग्राम आपको पूरा ही बनाना पड़ेगा हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट वाला. तो आपने डायग्राम बना दिया, थोड़ा सा भी लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे. Some bacteriophage virus were grown on a medium that contained a radioactive phosphorus and some in another medium with radioactive sulfur. कुछ बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो किसमें ग्रो किए गए, ऐसे मीडियम में जहाँ पे रेडियोएक्टिव फास्फोरस था, और कुछ ऐसे मीडियम में जहाँ पे रेडियोएक्टिव सल्फर था, है ना. तो वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फास्फोरस कंटेन्ड रेडियोएक्टिव डीएनए. तो जिन वायरसेस को रेडियो एक्टिव फास्फोरस की प्रेजेंस में ग्रो कराया गया था उनके पास रेडियो एक्टिव डीएनए प्रेजेंट था, और सिमिलर वायरसेस ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव सल्फर, तब उनके पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन प्रेजेंट था. और जिसके पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन प्रेजेंट होगा, बोथ द रेडियो एक्टिव वायरस टाइप्स वर अलाउड टू इन्फेक्ट ई कोलाई सेपरेटली. उनको दोनों को अलग अलग ई कोलाई को इन्फेक्ट करने के लिए सेपरेट कर दिया गया.
तो अब सून आफ्टर इन्फेक्शन, उसके इन्फेक्शन के बाद क्या देखा गया, द बैक्टीरियल सेल्स वर जेंटली एजिटेटेड इन ब्लेंडर, है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस करी गई टू रिमूव वायरल कोट्स फ्रॉम द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से वायरल कोट रिमूव करने के लिए। द कल्चर वॉज ऑल्सो सेंट्रीफ्यूज्ड टू सेपरेट द वायरल पार्टिकल फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल, उसके बाद उसको फिर सेंट्रीफ्यूजन से मथनी की तरह घुमाया गया, है ना। तो ऑब्जर्वेशन क्या आया, ओनली रेडियो एक्टिव 32 फॉस्फोरस वॉज फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद द बैक्टीरियल सेल, उन्होंने देखा केवल रेडियो एक्टिव जो फॉस्फोरस था वही बैक्टीरियल सेल के साथ एसोसिएट हो रहा था, वेयर एज रेडियो एक्टिव सल्फर जो था वो केवल फाउंड कहाँ हुआ, सराउंडिंग मीडियम और बैक्टीरियल सेल में नहीं हुआ। तो ये क्या इंडिकेट करता है, दैट ओनली डीएनए एंड नॉट प्रोटीन कोट एंटर्ड द बैक्टीरियल सेल, ये क्या इंडिकेट करता है कि केवल डीएनए ही बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर करता है, प्रोटीन कोट एंटर नहीं करता है। दिस प्रूव्स दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल विच इज पास्ड फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया एंड नॉट प्रोटीन, है ना। इसने एक्सपेरिमेंट ने, इस प्रयोग ने ये भी साबित किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में है जो वायरस से बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है, प्रोटीन नहीं होता है। If both DNA and proteins contains phosphorus and sulfur, the result might change. अगर DNA और प्रोटीन्स दोनों में फास्फोरस और सल्फर होगा तो रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है। कैसे? आप इसको नीचे वाला पूरा नोट ही कर लेंगे। रेडियो एक्टिव 35S प्लस बैक्टीरियोफेज लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल, नो रेडियो एक्टिव। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, है ना, जैव विकास के समय में, वाई डीएनए वॉज चूजन ओवर आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, कि डीएनए को क्यों चूज किया गया आरएनए की से आगे आनुवंशिक पदार्थ के रूप में। गिव रीजंस बाय फर्स्ट डिस्कसिंग द डिजायर्ड क्राइटेरिया इन अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एंड इन द लाइट ऑफ बायोकेमिकल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए और आरएनए। आपको चर्चा करके ये बताना है कि मॉलिक्यूल में जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए को ही क्यों रखा गया, उनकी क्या क्राइटेरिया थी, किसमें वो सेट हुआ, इसलिए उसको आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मान लिया गया। आंसर लिखेंगे, अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग। कुछ निम्नलिखित नियम थे जो उसके लिए पूरा करना जरूरी था। क्या क्या नियम था? इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, वो उसके अंदर ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सके। इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल, उसको रासायनिक और संरचनात्मक तौर पे स्थायी होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, छोटे छोटे चेंजेस के लिए, म्यूटेशन के लिए उसको स्कोप उसके अंदर होना चाहिए जो इवोल्यूशन के लिए जरूरी है। और इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन, है ना, मेंडेलियन के नियमों के आधार पर भी उसको सही साबित होना चाहिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम सभी ने क्वेश्चन आंसर के रूप में भी आपका हार्शे चेज एक्सपेरिमेंट के बारे में, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा की। आई थिंक आप सभी को क्वेश्चन के पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आपका क्वेश्चन का पैटर्न आएगा एग्जाम में, तो उसी तरह से हम तैयारी करते चलेंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।